सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है 3 दिन के ये फ्री वास्तु कोर्स में। हम लोग यहाँ पे जो है वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो एक पहले लेआउट देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कवर हम करने वाले हैं। वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे काम करता है ये तो जानेंगे ही। साथ में ब्रह्म स्थान कैसे फाइंड करना है, बहुत जरूरी होता है वास्तु में ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान, फिर उसके बाद 16 डायरेक्शंस, क्या उन डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं आपके स्पेसिफिकली बेडरूम के लिए, किचन के लिए, टॉयलेट के लिए और एंट्रेंस के लिए। क्योंकि टॉयलेट एंड किचन हमारे वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके डायरेक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। और डायरेक्शंस के साथ ही साथ हम रेमेडीज भी जानेंगे कि अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है तो क्या रेमेडी यहाँ पे आप करें, अपनी वास्तु की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज है, जॉब इश्यूज है, पैसा अटक गया है, या फिर प्रॉपर्टी कोई रिलेटेड कोई इश्यूज है, या बार बार बीमारी आ रही है, कोई ना कोई हेल्थ इशू घर में लगा रहे है, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। 3 दिन की क्लास होने वाली है, रात को 9 बजे, 2, 3 और 4, यानी कि फ्राइडे सैटरडे एंड संडे रात को 9 बजे। सेम जूम लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है और ये लिंक आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा पहले समझने पे। क्लास की रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगी, यूट्यूब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस ऑल गेट स्टार्टेड। गिव मी अ बिग थम्स अप एवरीवन एक्साइटेड। चलिए तो वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट इन वास्तुशास्त्र मीनू मल्होत्रा मैम का। थैंक यू प्राची जी। आप सबका स्वागत है इस 3 दिन के वास्तु कोर्स में, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस कोर्स का पर्पस क्या है, पहले मैं वो डिफाइन करती हूँ। इस कोर्स का पर्पस ये है कि जो भी मिथ है हमारे वास्तु में वो दूर किए जाए, क्योंकि आजकल हर कोई हर तरीके की रील्स बना रहा है। और बहुत कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे हैं कि रील देख देख कर उन्होंने अपने घर में गलत रेमेडीज कर ली, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। अब ये सब देखने के बाद हमने तय किया कि हम 3 दिन की फ्री वास्तु क्लास देंगे, ताकि आपके जो मिथ हैं वो क्लियर हो। कोई भी रेमेडी करने से पहले आप लोग समझ पाए कि कोई रेमेडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है उसका। ये सब हम इस 3 दिन में कवर करेंगे। डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट कवर करेंगे, और जो रेमेडीज जो आप पूछना चाहेंगे हम लास्ट में 3rd डे में उसको भी क्लियर करेंगे कि किस पर्पस में कौन सी रेमेडीज की जाती है। कुछ बेसिक रेमेडीज आपको साथ साथ बताऊंगी, कुछ इसके अपने फंक्शंस आपको साथ साथ मैं सारे क्लियर करूंगी। तो सब तैयार है इसके लिए? तो थम्स अप दे दीजिए मुझे। और हो सके तो प्लीज अपने कैमरास खोलिए, क्योंकि आपके ब्यूटीफुल फेस देखकर ही मुझे उत्साहन होता है और मेरे को अच्छा लगता है आपको देखकर। आप अपने जो भी कैमरास इजीली खोल सकते हैं प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, भगवान को याद कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, कितने लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा वास्तु जानते हैं? क्योंकि मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी, जो चीज आपको आती है उसको दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है। कितने लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा वास्तु जानते हैं? अगर आपके हैंड रेज नहीं होंगे तो मैं यही मान के चलूंगी कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। फिर मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूंगी उसको। पाली जी का हैंड रेज हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा जानती हैं। हाँ जी, निम्बारम 897, इनका भी हैंड रेज हुआ है। 2 लोगों का हैंड रेज हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बेसिक से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आजकल सभी लोगों ने रील्स देख देख कर एटलीस्ट इतना तो जान लिया है कि कुछ वास्तु नाम की चीज होती है ना। कुछ वास्तु होता है। एक्चुअल में वास्तु क्या है ये अभी कोई नहीं जानता, कि एक्चुअल वास्तु होता क्या है ना। क्या कोई चीजें रख देने से कहीं भी हमें फायदा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये,
है ना, ये एक जिज्ञासा है हमारे माइंड में। सबसे पहले हम वास्तु के बेसिक को जानते हैं। मैं एक स्लाइड लगा रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ कुछ चीजों को हम समझते जाएंगे साथ साथ। स्लाइड आ गई है आप लोगों के सामने? स्लाइड आ चुकी है? हम सब दे दीजिए अगर स्लाइड आ गई है तो। चलिए, थैंक यू जी। देखिए, वास्तु क्या है? वास्तु को अगर हम वैसे देखें तो वास्तु है एनर्जीज। ये एनर्जीज कैसे हमारे पे इफेक्ट लेकर आ रही होती है ये हमें खुद को पता नहीं होता, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है और हम नहीं जानते इसको। हमें लग रहा होता है हमारा मन खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है हमें पता नहीं लग रहा। आपने कभी देखा होगा, आप कहीं गए हैं, किसी के घर गए हैं या कहीं भी ऐसी प्लेस पर गए हैं जहां आप बैठना नहीं चाह रहे, आपको हो रहा है यहाँ से मैं चला जाऊं। हुआ ऐसा कभी? हम सब देते जाइएगा। हुआ ऐसा कि यहाँ से चला जाऊं, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, नीट एंड क्लीन घर है, सब कुछ बढ़िया है, दीपाली जी का थम्स अप आया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बैठा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या बात है। इट मीन्स आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो कम्युनिकेट कर रहा है उस एनर्जी के साथ, वो आपको सूट नहीं कर रही। और ऐसा ही खाली जगह का नहीं होता, ऐसा ही व्यक्ति के साथ भी होता है। जब हम किसी के साथ बैठते हैं, हम कभी मेट्रो में गए हैं, कभी ऐसी जगह बैठे हैं, उस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों उसको देख के हमें गुस्सा आ रहा है या हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें पसंद नहीं आ रहा वो व्यक्ति। होता है ना ऐसा? यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी को सूट नहीं कर रही है, रिपेल कर रही है आपस में। या कोई ऐसा बंदा जो बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको जानते नहीं हो, आपने स्माइल पास कर दिया, उसने कर दिया, बहुत अच्छा फील आ रहा है उसको देख के आपको। यानी कि वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करके आपको एक पॉजिटिव साइन दे रही है। ऐसे ही जो ये एनर्जीज होती है, ये या तो पॉजिटिव साइन सबकॉन्शियस माइंड को दे रही होती है या नेगेटिव दे रही होती है। तभी हमें किसी जगह पर जाकर या तो बहुत अच्छा महसूस होता है या बिल्कुल ऐसे ही लगता है ना। और जब हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं अपनी डेली रूटीन के साथ, या हमें ये लगता है कि कुछ हमें रिलैक्स की जरूरत है, रिफ्रेश की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम घर से बाहर 2-3 दिन के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। और मोस्टली आप देखेंगे आप पहाड़ों पर ही जाना पसंद करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रिफ्रेश होना चाहते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए हो कि चलो जी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, हम फ्रेश हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। आप हमेशा नेचर के पास जाना चाहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या ये बना हुआ है कि हमने नेचर के पास ही जाना है, हमने हिल स्टेशन ही जाना है? क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ है? नहीं। वहां की जो एनर्जीज है वो इतनी प्योर है कि जब आप वहां जाते हैं आपको फ्रेश महसूस होता है। और यही फ्रेश होने के लिए आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह चले जाइए, और फ्रेश होने की बजाय एग्जॉस्ट होके आते हैं वहां से। होता है ऐसा, है ना? क्योंकि हर जगह की एनर्जीज जो होती है ये आपके ऊपर अपना असर दिखा रही होती है, लेकिन आपको खुद को पता नहीं चल रहा। अब ये एनर्जीज क्या है? ये एनर्जीज ही वास्तु का एक अंग है, या ये कहूं कि पूरा ही वास्तु है। ये एनर्जीज मेनली 3 तरीके की एनर्जीज वास्तु में देखी जाती हैं। पहली एनर्जी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है हमारी लैंड एनर्जीज। उस पे मत जाइएगा राइटिंग पर, आप फोकस करिएगा मैटर पर। लैंड एनर्जीज क्या होती हैं? लैंड एनर्जीज होती हैं जो किसी भी लैंड की एनर्जी एक डेवलप होती है। यानी कि लैंड के नीचे अगर कुछ ऐसा है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, किसी का शव है उसके नीचे, या कुछ ऐसा उस धरती पर हुआ हुआ है जो नेगेटिव है, उसके ऊपर जो बना हुआ आपका घर होता है या बाकी चीजें होती हैं, लैंड एनर्जीज का इफेक्ट आता है।
इसीलिए जब हम वास्तु में जाते हैं कहीं देखने, तो सबसे पहले कहीं घर बनाना होता है, सबसे पहले लैंड एनर्जीज को देखते हैं। और अगर लैंड एनर्जीज नेगेटिव दिखती है तो उसकी फिर रेमेडी करवाई जाती है। क्योंकि ये लैंड एनर्जीज आपके पूरे घर में जो एनर्जी को क्रिएट करेगी, उस पर डिपेंड होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। ये एक उसका जो है वास्तु का एक मेजर पार्ट है, लैंड एनर्जीज। जो आपने आजकल उसमें भी सुना होगा, जियोपैथिक स्ट्रेस। सुना है किसी ने जियोपैथिक स्ट्रेस? जरा थम्स अप दे दीजिए जियोपैथिक स्ट्रेस अगर सुना है आप लोगों ने तो। हाँ जी, जितेन जी। और किसी ने सुना है? आजकल भरमार है जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस भी लैंड एनर्जी का ही एक रूप है। जब लैंड के अंदर कुछ इस तरीके के फ्रिक्शंस होते हैं, तो वो उस तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट करता है, जिसका असर हमारी हेल्थ पे आ रहा होता है, हमारे माइंड पे जा रहा होता है, हमारी बॉडी पे जा रहा होता है, हमारे बहुत सारी चीजों पर जा रहा होता है, जो हमें समझ में भी नहीं आता। आपने अच्छे से वास्तु करा लिया, वास्तु प्रोन कर लिया चीजों को, लेकिन वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस है, लैंड एनर्जीज डिस्टर्ब है, तब भी ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती। लैंड एनर्जीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हमारा आसपास का एरिया, मान लीजिए पास में ही शमशान भूमि है, वो भी आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करती है। आसपास आपका शमशान होना या कोई ऐसे नेगेटिविटी होना, इवन देन आपके घर के बिल्कुल साथ में अगर टेम्पल है, मंदिर है, तब भी वो एनर्जीज जो होती है वास्तु दोष में आ जाती है। इसका एक लंबा, एक बहुत ही अलग कारण होता है, जो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी तो पूरा ही क्लास चली जाएगी। यानी कि लैंड एनर्जी एक मेजर है, मेजर पार्ट है आपके वास्तु का। अब दूसरी एनर्जी की बात करूंगी, वो एनर्जी है स्ट्रक्चरल एनर्जी। स्ट्रक्चरल एनर्जी क्या होती है? स्ट्रक्चरल एनर्जी होती है जो आपकी जो भी लैंड है, भूमि है, जहां पर आपने कोई भी भवन का निर्माण किया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। किचन कहाँ पर है, बेडरूम कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, दीवारों की हाइट हो गई आपकी का कैसे है, ये सब स्ट्रक्चर के अंदर आता है। स्ट्रक्चरल एनर्जी जो है ये भी मिलकर एक एनर्जी को डेवलप करती है, जो आपके घर में मूवमेंट करती है। घर में क्या, आपके ऑफिसेज में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके वर्क प्लेस पर स्ट्रक्चरल एनर्जीज का भी अपना ही एक महत्व होता है, और इस एनर्जी को भी बैलेंस किया जाता है। स्ट्रक्चरल एनर्जी हो गई, लैंड एनर्जी हो गई, अब बात आ रही है हमारी कॉस्मिक एनर्जी। ये कॉस्मिक एनर्जी जो होती है, ये आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी हुई हुई है। ये वो एनर्जी है जो घर में रखी हुई चीजों से डेवलप होती है। आप लोगों ने सुना होगा, घर में क्लटर्स मत रखिए, गंद मत रखिए, तारे मत रखिए, जो वेस्ट सामान है उसको निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी को क्रिएट करती है, और जब कॉस्मिक एनर्जी नेगेटिव होती है, आपका पूरा घर नेगेटिव हो जाता है। आज के टाइम में कॉस्मिक एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट हुई हुई है वास्तु कंसल्टेंट के लिए। क्यों हुई हुई है इसका आंसर किसी के पास? बताइए। किसी के पास है तो थम्स अप दीजिए, नहीं तो मैं तो दूंगी आंसर। है किसी के पास? नहीं है। देखिए, आज के टाइम पे हम लोग बने बनाए घर लेते हैं, और फ्लैट सिस्टम है हमारे पास, है ना। हमारे हाथ में ना तो अब लैंड एनर्जी रही है, ना स्ट्रक्चरल एनर्जी रही है, क्योंकि हम बने बनाए फ्लैट्स ले रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 14 मंजिल तक हमारे घर पहुंचे हुए हैं। ऐसा ही है, फ्लैट सिस्टम है।
अब फ्लैट सिस्टम में सबसे ज्यादा जो एनर्जी वर्क कर रही होती है वो कर रही होती है कॉस्मिक एनर्जी, और सेकंड लेवल पर आती है स्ट्रक्चर, और थर्ड पे पहुंचती है लैंड एनर्जी। जबकि ये तीनों मिलकर ही एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, उन्हीं से ही हमारा वास्तु बनता है। आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या, देखा भी होगा, पहले टॉयलेट घर पे नहीं होते थे, घर के बाहर लोगों के टॉयलेट होते थे। मोस्टली गांव होते थे, गांव में खेतों में टॉयलेट वगैरह की सुविधा होती थी, और जिन लोगों ने घर में बनाए भी थे तो वो घर से अलग बनाते थे। देखा है आपने ऐसा? देखा है? क्यों ऐसा था? वो स्ट्रक्चरल एनर्जी के अंदर आता था, प्लस कॉस्मिक एनर्जी के अंदर आता था, ये लैंड एनर्जी, ये तीनों एनर्जीज के अंदर ये चीजें आ जाती थी, जिसकी वजह से टॉयलेट को घर के बाउंड्री से भी बाहर रखा जाता था। क्योंकि टॉयलेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है हमारे ऊपर वास्तु दोष में। आज के टाइम में सबसे बड़ा हाथ टॉयलेट का हुआ पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि आप देखेंगे हर कमरे में, कमरे के साथ अटैच टॉयलेट है। जो टॉयलेट पहले घर की बाउंड्री से भी बाहर होता था, वो सबसे पहले घर के अंदर आया, तो समस्याएं शुरू हुई। कम थी, समस्याएं शुरू हो गई। लेकिन अब घर के अंदर क्या, अब हमारे कमरों में एंटर कर चुका है टॉयलेट। जितने रूम उतने टॉयलेट। आज जब हम कोई भी फ्लैट देखने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं अटैच बाथरूम है कि नहीं, और कितने हैं, ये हम सबसे पहले यही देखते हैं। बाकी किचन भी अब बाद में देखते हैं, पहले ये नोट करते हैं। जब हमारे पास इतनी सुख सुविधा है, अब हमें अब 1 किलोमीटर चल के टॉयलेट नहीं जाना है, हमें घर से बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल घर के पास ही सब कुछ है। हर तरीके की सुख सुविधाएं हमारे पास, बटन दबाते हैं हर चीज हाजिर हो रही है। इवन देन इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी आ गई हैं, अब काम इतना इजी हो चुका है, लेकिन उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। हमारे पास मोबाइल है, हम किसी से भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन रिश्ते ही नहीं बचे। बचे हैं? सबसे ज्यादा रिश्ते इस टाइम खराब चल रहे हैं। क्यों? जबकि कम्युनिकेशन का साधन इतना बढ़िया है हमारे पास। पहले के टाइम में किसी से मिलना होता था, हम जाते थे इतने किलोमीटर, जब गाड़ियां नहीं होती थी, लोग पैदल मिलने जाते थे, 2 2 दिन लगते थे जाने में, लेकिन बहुत अच्छे रिलेशंस थे। आज हमें कहीं नहीं जाना है, वीडियो कॉल पर हम किसी से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंसान ही नहीं है ऐसा? बताइए। है हमारे पास? जबकि सुविधा हो गई हमें, हम एक बटन दबाते हैं, हमारे घर में खाना बना बनाया आ जाता है। मम्मी का स्थान जोमेटो ले चुका है ना। फिर भी आज के टाइम में हेल्थ प्रॉब्लम आप देखिए कितनी ज्यादा है, जबकि खाना एक बटन पर आ रहा है। पहले बच्चे मम्मी को कहते थे, मम्मी आधा 1 घंटा लगाती थी खाना बनाने में, 1 घंटे बाद मिलता था जब बच्चे बोलते थे। और आज आप बटन दबाओ, 15 मिनट में आपकी बेल बजती है, लो जी हाजिर है। लेकिन हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है इस टाइम। सारी सुविधाओं होने के बाद भी हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे जो है प्रॉब्लम्स में आ चुकी है, देखिए आप। अब अगर मैं ये गिनवाऊं आपको, तो आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, जबकि हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और हर तरीके की दवाइयों की सुविधा बढ़ चुकी है। हमारे पास हर सुविधा है इस टाइम, है ना? लेकिन खराब कितना हेल्थ हुई पड़ी है, बहुत ज्यादा। तो दूसरा, हमारे रिलेशंस, सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, हर तरीके की सुविधाएं हैं, गाड़ी में कहीं से किसी से भी मिलने जा सकते हैं, कोई दूर है वीडियो कॉल पे बात हो सकती है, या फोन पे बात हो सकती है। लेकिन आज के टाइम में जो सफर कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो रिलेशंस है ऐसा? थम्स अप दे दीजिए अगर है ऐसा तो।
है ऐसा? देखिए, कम्युनिकेट करते रहिए मेरे साथ। चलिए, तीसरा आ रहा है हमारा फाइनेंशियल इशू, यानी कि मनी। इतने ज्यादा जॉब्स, इतने सारे काम। आजकल तो चाय वाला भी बहुत अच्छे से कमाता है ना। जो रेडी बाहर लगा रहा है उसकी भी लाखों की टर्नओवर हो चुकी है। तो भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमें? मनी की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे पूछो पैसों की प्रॉब्लम। हमारी पूरी लाइफ हेल्थ रिलेशन मनी इसके आसपास ही घूमती जा रही है। इससे बाहर जा रही है? बता दो को किसी की जा रही हो इससे बाहर तो। थम्स अप दे दो इससे बाहर जा रही हो तो। इससे बाहर कोई इशू आ रहा हो तो। इवन देन कोर्ट केसेस भी अगर हो रहे हैं ना, या तो पैसों पर हो रहे हैं जी, धोखा मिल गया, इसने पैसे ले लिया, हमारी प्रॉपर्टी खा ली है इसने, ये कर लिया, पैसे। रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के पीछे हो रहे हैं। भाई भाई की नहीं बन रही है, दिक्कत हो रही है, कोर्ट केसेस पड़े हुए हैं, भाई ने भाई पे कोर्ट केस डाल रखे हैं। और सबसे ज्यादा तलाक के केसेस वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तीसरा, हेल्थ इश्यूज। इसी के इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूमती जा रही है। और ये क्यों घूमती जा रही है? क्योंकि हमने इन एनर्जीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। कुछ एनर्जीज अब हमारे हाथ में बची नहीं है, जो बची है उस पे हम काम नहीं कर रहे। बताइए कौन इस बात को सही मानता है कि वाक्य में हमारी जो चीजें हैं हेल्थ रिलेशन मनी के आसपास घूमती जा रही हैं और ये चीजें हमारे हाथ से बाहर हो चुकी हैं? थम्स अप दे दीजिए अगर आप इस चीज को सही मानते हैं तो। इंटरेक्ट करिए, प्लीज इंटरेक्ट करिए। थैंक यू जी। यानी कि कुछ चीजें हमारे हाथ में है और कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। हमारे हाथ में जो ये पढ़ने वाले हैं वो आएगी कॉस्मिक एनर्जी, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज में है। बने बनाए घर आ रहे हैं, ठीक है, आप बना रहे हो अगर घर, तो स्ट्रक्चरल एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो, लैंड एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो अगर आपका जमीन से लेकर घर बन रहा है। लेकिन अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो, फ्लोर खरीद रहे हो, या आप किसी फ्लोर में रह रहे हो, ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो आपके हाथ में है कॉस्मिक एनर्जी, जिसके बारे में हम ये 3 दिन बात करेंगे सारी। चलिए, अब बात करती हूँ किसी भी भूमि का पर्पस। ये सबके सामने स्लाइड है, किसी को पता है ये कौन है? हैंड रेज कीजिए जरा किसी को पता हो तो। दीपाली जी को पता है, और श्वेता जी को पता है, बीएस जी को पता है। चलिए जरा हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है वास्तु पुरुष। ये वास्तु पुरुष कहाँ से आए, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में बात करेंगे, तभी आप असली वास्तु को समझ पाएंगे। ये वास्तु पुरुष है। ये औंधे मुंह लेटे हुए हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में। इनके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसको मैं आज बता रही हूँ, पहले भी कई बार बताया है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली लोग हैं जिनको वास्तु के बारे में नॉलेज नहीं है, ये बताना अब जरूरी है। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों का युद्ध चलता था। देवता चाहते थे हमारी सत्ता हो जाए और राक्षस चाहते थे हमारी सत्ता हो जाए। आपस में उनका युद्ध चलता था। मैं साथ साथ आपको ना पिक्स भी दिखाती हूँ तो आप और रिलेट करो। इसी युद्ध के दौरान जो शिव है, भगवान शिव है, उनका युद्ध, भगवान शिव का युद्ध चल रहा था अंधकासुर नामक राक्षस के साथ। और ये युद्ध चलता ही जा रहा था राक्षस और देवताओं का।
भगवान शिव का युद्ध चल रहा था अंधकासुर नामक राक्षस के साथ। उस युद्ध में भगवान के पसीने की बूंद एक गिरी नीचे, पसीने की बूंद गिरी और उस पसीने की बूंद से एक जीव उत्पन्न हुआ। अब जो ये जीव था ये इतना भूखा था कि इसके सामने जो चीज आ रही थी ये उसको खाता चला जा रहा था, कुछ भी आ रहा था ये उसको खा रहा था। जब देवताओं ने देखा कि ये जीव सब कुछ खाता जा रहा है, चाहे कोई देव उसके सामने आ रहा है, राक्षस आ रहा है, कोई भी जीव जंतु आ रहा है ये उसको खा रहा है, देवताओं ने सोचा कि ये राक्षसियों ने कोई प्लान किया है, उन्होंने कोई ऐसी चीज छोड़ी है जिससे कि ये जो सृष्टि है ये खत्म हो जाए। और जो राक्षस थे उन्होंने सोचा कि ये देवताओं ने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से ये सारे राक्षस जो है खा डालेगा। अब हुआ ये कि आनंद फानन में राक्षस और देवता ने इसको उल्टा गिराया और इसके ऊपर जहां जिसको जगह मिली वो इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। ये ऐसे ही औंधे मुंह गिरा हुआ है, इसके ऊपर बैठ गए। अब जैसे ही ये बात ब्रह्मा जी को पता लगी, अब ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता थे, उनको पता लगी तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा ही गलत हो गया। अगर इसको मैं छोड़ता हूँ, इसको मैं छुड़ाता हूँ तो ये तो मेरी सृष्टि खा जाएगा सारी। और अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो हो सकता है इसी अवस्था में इसको मैं रखता हूँ तो हो सकता है जो शिव जी हैं वो रुष्ट हो जाए, वो सृष्टि खत्म कर दें तांडव करके। अब इनके लिए तो समस्या पैदा हो गई। तो इन्होंने समाधान क्या निकाला, इन्होंने उसका वो जो जीव था उसको नाम दिया वास्तु पुरुष का, इस जीव को नाम दिया वास्तु पुरुष। और साथ में दी इसको कुछ शक्तियां। अब क्या शक्तियां दी, इन्होंने कहा कि जब भी कोई अपना घर खरीदेगा या अपना घर बनाएगा उसमें जब भूमि पूजन होगा, भूमि पूजन में वास्तु पुरुष का पूजन किया जाएगा। आप जब भी भूमि पूजन कराते हो, जब पंडित जी को बुलाते हो, पंडित जी जो पूजा कराते हैं उसमें वास्तु पुरुष की पूजा श्रेष्ठ रूप से कराई जाती है। जब भी आप भूमि पूजन कराएंगे, जब भी आप नए घर में प्रवेश करेंगे, जब भी आप नया घर बनवाएंगे, जब भी आप पूजन करेंगे उसमें आप जो है वास्तु पुरुष की पूजा सबसे पहले करते हैं। ये बात पंडित जी को पता होती है। और इनको वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। क्या वरदान दिया, क्योंकि ये अब जीव है, खाना इसको चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी किसी भूमि का निर्माण होगा वहां पे वास्तु पुरुष इसी अवस्था में खुद ही विद्यमान हो जाएंगे। ये खुद ही आ जाएंगे वहां। और इनका खाना क्या बना, अगर ये वहां के रहने वाले जीवों से प्रसन्न होंगे तो ये उनका दुख दर्द पीड़ा, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके दुख सब खा जाएंगे, वो इनका भोजन बनेगा। और अगर यही वास्तु पुरुष उनसे नाराज हुए, रुष्ट हुए, तो उनकी सुख समृद्धि, उनका पैसा, उनकी हर चीज जो उनको सुख दे रही है सब खा जाएंगे। तभी से ये चलन बना, जब भी भूमि पूजन होता है, जब भी गृह प्रवेश होता है, जब भी कुछ ऐसा आता है, जब आप घर शिफ्ट करते हो, जब आप पूजन कराते हो तो पंडित जी भूमि पूजन कराते हो तो पंडित जी वास्तु पुरुष को जरूर प्रसन्न करने के लिए आहुतियां भी दिलवाते हैं और उनकी पूजा करवाते हैं। अब क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता लग गई है, अब जब जब भी किसी की पूजन जाओ आप देखना वहां वास्तु पुरुष को याद किया जाता है, आपकी आठों दिशाओं की पूजा होती है। अब आपको ये चीज खुद ब खुद दिखाई देगी। ये है वास्तु पुरुष। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी।
है क्वेश्चन किसी का? पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है तो। और अगर नहीं है तो आगे। हाँ जी, रुद्रदेव जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम क्या ये पूजा एक ही बार करवाते हैं? नहीं, ये आपको पता है हर दिवाली पे ये पूजा करानी चाहिए वास्तु पुरुष की। मतलब जब कोई जमीन लेके जब सबसे पहले उस पे काम करते तब ये पूजा होती है? पूजा फिर होती, उसके हाँ, बाद भूमि मतलब पूजन कराते रहना चाहिए? भूमि पूजन होती है। और फिर उसके बाद जब गृह प्रवेश होता है तब भी होती है। और अगर हम हर साल इसका पूजन, कोई एक वो हवन करा के इसकी पूजा हर साल करानी चाहिए, आपके घर में बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके मैम। जी। ठीक है, जी थैंक यू। चलिए। अब देखते हैं, अभी आपने समझा वास्तु की, लैंड एनर्जीज को समझा और एनर्जीज को समझा। अब हम समझते हैं कि पर्पस क्या होता है। जब भी हम कोई लैंड लेते हैं एक पर्पस होता है उसका, और पर्पस के अकॉर्डिंग ही हमें उस एनर्जी से चीजें चाहिए होती है। अब ये कैसे होता है, देखिए, मान लीजिए आपने घर के पर्पस से कोई भूमि खरीदी है या घर है। अब घर का क्या पर्पस होता है? घर का पर्पस होता है सुख, आराम। हमें हमारी लाइफस्टाइल में, दौड़ भाग में हमें आराम चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? घर में। यानी कि घर की एनर्जीज कैसी होनी चाहिए? शांत एनर्जी होनी चाहिए। उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो, शांति मिले। यानी कि उस घर का क्या पर्पस है? उस घर का पर्पस है आपको शांत रखना, वहां पर अच्छी नींद आए ताकि आप सुबह उठ के अपना अच्छे से काम करें, आपका माइंड अच्छे से चले, अच्छे से आप कर पाए, यानी कि शांति। यही है ना किसी होम, किसी घर की बिल्डिंग का पर्पस। हर बिल्डिंग का पर्पस अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल का क्या पर्पस है? वहां पर अच्छी शिक्षा मिले, वहां का एनवायरमेंट अच्छा हो, वहां पर जो स्टूडेंट्स आए वो अच्छे से चीजों को समझे, एक अच्छा नागरिक बने, स्कूल सुचारू रूप से चले, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई कंप्लेंट ना आए स्कूल की, स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। यही पर्पस है स्कूल का। एक हॉस्पिटल का क्या पर्पस है? एक हॉस्पिटल का पर्पस है कि वहां पर जो मरीज आ रहा है वो ठीक होकर जाए, या डॉक्टर्स जो है वो अपना काम अच्छे से करें। हर रोगी को, हर जो भी वहां पर बीमार आ रहा है उसको दवाइयों की सुविधा या ऑपरेशन की सुविधा या हर तरीके की सुविधा प्राप्त हो, ताकि उसका हेल्थ इश्यूज जल्दी से ठीक हो। ये एक हॉस्पिटल का पर्पस है। एक इंडस्ट्री का क्या पर्पस है? एक इंडस्ट्री का पर्पस है कि वहां पर सामान अच्छे से, अच्छी क्वालिटी का बनता रहे और साथ साथ निकलता जाए, रुके नहीं। और मशीनरी एक साथ चलती रहे, मशीनरी खराब ना हो जल्दी। यही पर्पस है ना? क्या ऐसा है कि घर में इंडस्ट्री वाला पर्पस बना दे, चल जाएगा? बताइए, चलेगा? जल्दी बताइए। नहीं चलेगा ना, क्योंकि घर में शांति चाहिए। इंडस्ट्री में क्या चाहिए? ठक 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 मशीनें चलती रहे, रुकनी नहीं चाहिए, शांति नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री में, है ना? किसी ऑफिस का, किसी शोरूम का क्या मकसद है? कि लोग फुटफॉल रहे। किसी दुकान का, शॉप का क्या मकसद है? फुटफॉल रहे, लोग आते रहे, सामान जाता रहे, है ना? अगर कोई आएगा ही नहीं, शॉप पे बैठे हुए हो, फुटफॉल ही नहीं है, शांति है आपके शॉप में, बड़ी शांति है, मैं बैठा हूँ बड़ी शांति में, तो नींद आ रही है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं है ना? हर बिल्डिंग का अपना अपना पर्पस होता है, उसके हिसाब से ही एनर्जीज को सेट किया जाता है। क्लियर? चलिए, अब हम समझते हैं कि हमारा कंट्रोल किस पर है। अब हम वो समझ लेते हैं। देखिए, दो तरीके की, यहाँ पर डेस्टिनी की बात कर रही हूँ, दो तरीके की। एक होती है हमारी फिक्स्ड, 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 इसको फिक्स्ड डेस्टिनी मान लीजिए, फिक्स्ड एनर्जी मान लीजिए, ये फिक्स्ड है।
जो हमें नेचुरली प्राप्त है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये क्या है? हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे बच्चे हो गए, मृत्यु का समय हो गया, है ना, हमारे रिलेशंस हो गए। ये सब फिक्स्ड है, इस पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, हम तय नहीं कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी होती है वेरिएबल एनर्जी। वेरिएबल एनर्जी क्या है? वेरिएबल एनर्जी जो फिक्स्ड नहीं होती, जो वरी करती है, जैसे मनी, हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स। यहाँ रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप अभी समझाती हूँ ये वेरिएबल कैसे है। या फिर हो गए आपके फ्रेंड्स, इन पर आपका कंट्रोल है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हेल्थ ठीक की जा सकती है अगर प्रॉपर तरीके से हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, डाइट अच्छी ले, दवाई टाइम से ले, मनी अच्छे से काम करे। रिलेशनशिप कौन से हैं? देखो फिक्स्ड क्या है, सन और फादर, आपस में जो रिलेशन इनका बन रहा है वो फिक्स्ड है। लेकिन कैसा आपस में संबंध, कैसा ये बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे कि बुरा बनाएंगे, ये संबंध वेरिएबल है। यानी कि वेरिएबल एनर्जी पर हमारा कंट्रोल है, हम इसको वास्तु से ठीक कर सकते हैं अगर हम अपनी एनर्जीज को ठीक कर लेते हैं। क्लियर? हम सब दे दीजिए अगर क्लियर हो रहा है तो। चलिए, थैंक यू जी। अब आज के टाइम में मैं बात कर रही हूँ कॉस्मिक एनर्जी की, क्योंकि हमारे पास फ्लैट्स है या बना बनाया घर है। तो बने बनाए घर में फिक्स्ड एनर्जी कौन सी हो रही है? वॉल, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन वेरिएबल एनर्जी कौन सी होती है? वहां पर रखा हुआ सारा सामान, घर के अंदर पड़ा सामान वेरिएबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। घर में टॉयलेट एक जगह पर बना हुआ है, शिफ्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन हमारा बेडरूम फिक्स्ड है, लेकिन हमारा बेड चेंज हो सकता है, बेड की पोजीशन चेंज हो सकती है, हो सकती है। किचन फिक्स्ड है हमारा, लेकिन किचन का बर्नर चेंज हो सकता है, हो सकता है। बुक्स एक जगह पर पड़ी हुई है, वो जगह ठीक नहीं है, हमने पढ़ लिया, हमने अब देखा वो जगह ठीक नहीं है, चेंज हो सकती है, हो सकती है। ये सारी चीजें वेरिएबल्स में आती है, लेकिन हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज होनी है। जैसे हमारी कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारी पसंद से होती है, हम अपने कप चॉइस होती है हमारी, हम अपने कपड़े अपनी चॉइस से डालते हैं, हमारा खाना पीना हमारी चॉइस से होता है, फ्रेंड्स बनाना हमारी चॉइस से होता है। मोस्टली हम लोग अपनी चॉइस से ही सारे काम करते हैं, और आज की डेट में कोई किसी के हिसाब से काम नहीं करता, सब अपनी चॉइस के हिसाब से ही काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, थम्स अप दे दीजिए ऐसा है तो। ऐसे ही हमारे घर की भी चॉइस होती है, हमारा घर भी चूजी होता है। हमारे घर को भी कुछ चीजें पसंद होती है, कुछ चीजें पसंद नहीं होती। मुझे करेला पसंद नहीं है, अगर कोई मुझे जबरदस्ती करेला खिलाएगा तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा, है ना, मैं नाराज हो जाऊंगी। ऐसे ही घर की भी चॉइस होती है, जब घर की चॉइस के हिसाब से हम काम नहीं करते तो हमारा घर हमसे नाराज हो जाता है, और जब घर नाराज होता है तो वो नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है, और उसी नेगेटिविटी में रहकर हम अपने सबकॉन्शियस के माइंड के साथ उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उससे हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं, उससे हमारा व्यवहार गलत हो सकता है, हमारी बदनामी हो सकती है, हमारा काम खराब हो सकता है, हमारे गेन्स खराब होते हैं, हमारे संबंध खराब होते हैं, हमारी सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं।
और ये खराब क्यों हो रही है ये हमें खुद ही नहीं पता। जैसे हम लोग जिस हिसाब से हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये प्री डिसाइडेड बॉडी पार्ट्स हमें मिलते हैं जब हम पैदा होते हैं। आंखों का काम देखने का काम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। क्या बदल सकते हो? क्या आंखों से हम सुन सकते हैं? बताइए, क्या आंखों से सुना जा सकता है? जल्दी बताइए। क्या आंखों से सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। क्या कानों से देख सकते हैं? नहीं। क्योंकि ये डायरेक्शंस वो डायरेक्शंस हैं जो डायरेक्शंस नहीं, सॉरी, ये ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो प्री डिसाइडेड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उनको हम रिफाइन जरूर कर सकते हैं रेमेडीज के साथ। कैसे? आईज में हमें प्रॉब्लम है, हमें कम दिखाई दे रहा है, हमें धुंधला दिखाई देता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको आई ड्रॉप दे देता है। या आपको स्पेक्स लगते हैं, आपको चश्मा लगता है, अब चश्मा क्या हो गया? रेमेडी हो गई। आपको कानों से कम सुनाई दे रहा है, आपने कानों की मशीन लगा ली है, वो क्या है? रेमेडी है। आपको ठंड लग रही है, आपने स्वेटर डाल लिया, स्वेटर क्या है? रेमेडीज। आपको गर्मी लग रही है, आपने फैन ऑन कर लिया, एसी चला लिया, ये सब क्या है? रेमेडीज है। रेमेडीज तब करी जाती हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज पर या अपनी बॉडी में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, तब हम इन चीजों का यूज करके अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं। ऐसा ही होता है। ऐसे ही जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनके अपने अपने काम हैं, ऐसे ही हमारे वास्तु में या हमारे घर में अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपनी अपनी डायरेक्शंस के, जो कि फिक्स्ड, नेचुरली फिक्स्ड है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब वहां पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? रेमेडीज। और अब रेमेडीज को इतना हवा बना दिया, रेमेडीज ये वाली करो वो वाली करो, जबकि हमारी सुविधा के लिए है। हम उस चीजों को चेंज नहीं कर सकते। हमारे हाथ में डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स या उस वो हमें क्या देगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हम कभी भी आंखों से सुन नहीं सकते, वैसे ही पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम दूसरा काम नहीं ले सकते। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप दीजिए अगर आप इसको समझ पा रहे हैं चीजों को। थैंक यू। अब एक चीज को समझिएगा, जब भी हमें बुखार होता है उसके साथ हमारा सर दर्द हमें गिफ्ट में मिल जाता है। ऐसे ही होता है ना? वास्तु में भी जब कोई एक जोन खराब होता है, अपना काम वो ढंग से नहीं कर पा रहा होता, तो वो अपने एट्रीब्यूट्स को खराब कर देता है। जैसे हमारा कान ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वो उसका एट्रीब्यूट क्या है? सुनना। वो उसमें को खराब करेगा। काम देखने में तो सही एज इट इज सही लग रहा होता है, लेकिन हम सुनाई नहीं दे रहा होता है ना, क्योंकि उसका एट्रीब्यूट खराब हो चुका है। ऐसे ही ये जो डायरेक्शंस होती हैं, सब डायरेक्शंस के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। जब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये अपने एट्रीब्यूट देना बंद कर देते, और जब ये अपने एट्रीब्यूट देना बंद कर देते हैं तो हमें परेशानी होनी शुरू होती है। और जब जैसे बुखार होता है तो सिर दर्द गिफ्ट में मिलता है, ऐसे ही जब कोई एक जोन बिगड़ता है वो दूसरे जोन को खराब करके हमें गिफ्ट दे देता है। एक जोन खराब होगा उसके साथ दूसरा अपने आप हो जाता है। आप देखिए, आपका पेट पेट में दर्द होगी, और अगर आपका पेट डिस्टर्ब होगा, बुखार आपको गिफ्ट में आएगा। ऐसे ही होता है ना? हर चीज, जैसे हमारी पूरी बॉडी अलग अलग ऑर्गन्स के साथ अपना काम करके एक बॉडी का पूरा एक फंक्शन बनाती है, ऐसे ही हमारा जो घर है या वास्तु है, वो
अलग अलग तरीके से अपना काम करके एक एनवायरमेंट बनाता है, एक एनर्जी बनाता है, जिसका रिजल्ट आता है हमारी लाइफ में या तो प्रॉब्लम्स है या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम क्लासेस में यही सारा पढ़ने वाले हैं कि कैसे देखा जाता है, कोई भी जोन हमें क्या दे रहा है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? आप लोगों को पूरा समझ में आ गया वास्तु कैसे वर्किंग होती है, क्या होती है? तो थम्स अप दे दीजिए। अभी आपको पूरा डिटेल में बताओ। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी डायरेक्शंस इधर उधर से नहीं देखनी चाहिए। इधर उधर से डायरेक्शन सिर्फ वो देख सकता है जिसको प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप लोग वास्तु नहीं जानते हैं, आपको उसकी समझ नहीं है। तो आपको वास्तु कैसे देखना है? घर के सेंटर से। जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी आपको और चीजें भी बताती चली जाऊंगी। हमेशा घर के सेंटर से खड़े होकर वहां पर अपनी कंपास लगाइए। अभी क्योंकि आपकी ये फ्री वाली क्लास है, इसमें अभी आपको कंपास लेने की जरूरत नहीं है। आजकल मोबाइल में आपके पास ऑलरेडी कंपास मिली हुई है, उसको खोलकर आप पता कर सकते हैं आपके कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? दरवाजे पे खड़े होकर बेडरूम में बैठकर आपको डायरेक्शंस नहीं देखनी, डायरेक्शंस हमेशा घर के सेंटर से ही देखनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई हैं। क्वेश्चन है? हैंड रेज कीजिए, क्वेश्चन है तो। चलिए, हाँ जी रुचि जी, अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो सारा। जी मेरा जी। क्वेश्चन इतना है, जब आप कह रहे हो स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द हाउस, हम्म। तो स्टैंड फेसिंग एनी डायरेक्शन द कंपास विल गिव द सेम रिजल्ट्स? नहीं, हम्म। अभी बताती हूँ, मुझे समझ आ गया आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। चलिए बताती हूँ आपको मैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब हम देखते हैं कि सेंटर कैसे हमें देखना है, कहाँ पे खड़ा होना है। ये आपका घर है पूरा, ये देखिए, ये यहां से बताती हूँ। ये आपका पूरा घर है, ये आपके घर की लास्ट वॉल है जहां पर आपका घर खत्म होता है, जिस जगह को आप अपना मानते हैं, जहां आप अपनी सफाई करते हैं। जहां पर कोई दूसरा अगर अपनी गाड़ी खड़ा करेगा या खुद खड़ा होगा, आप कहोगे जाओ ये हमारा प्लेस है। वो पूरी बाउंड्री आपकी है। अब ये आपका घर है, यहां से मान लीजिए ये एंड है और ये एंड है। ये सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ। यहाँ से आप कदमों से यहाँ तक जाइए। मान लीजिए ये 20 आपके कदम आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक आप जाइए। ये मान लेते हैं हम, ये भी 20 आ रहे हैं। अलग अलग आ सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। 20 का आधा होता है 10। 10 कदम वापस आके वहां पर एक निशान लगा लीजिए, और यहां से भी 10 कदम आके, क्योंकि ये 20 है, 20 का आधा 10 होता है, एक निशान लगा लीजिए। ये दोनों निशान जहां पर मीट करें, समझ लीजिए वो आपके घर का सेंटर है। ये बहुत इजी वे है। यहाँ पर खड़े होकर जब आप अपने कंपास लगाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कौन सी डायरेक्शन में क्या चीजें चल रही हैं। क्लियर? क्लियर है? थम्स अप दे दीजिए अगर क्लियर है तो। और प्लीज कैमरा में आ जाइए आप लोगों को ऐसे। हाँ जी रुचि जी, थैंक यू। चलिए कैमरा में आइए। समझ आया कैसे घर का सेंटर? अलग अलग कमरों का सेंटर नहीं लेना है, घर का सेंटर लेना है, पूरे घर का। चलिए, जब हम ग्रीडिंग करते हैं किसी के घर की, जो प्रोफेशनली करी जाती है, वो इस तरीके से करी जाती है।
ये आपको कोर्स कराने के बाद ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगी कि कैसे देखा जाता है। ये प्रोफेशनल ग्रीडिंग है ये वाली। इस तरीके से ग्रीडिंग वाला मिलता है जिसमें कि देखा जाता है। ये ग्रीडिंग मैप के ऊपर होती है, मैप लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास मैप नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। अभी आप कदमों से सेंटर निकाल के वहां खड़े होकर डिग्री देख सकते हैं। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यहां तक क्लियर हो गया? थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे। और प्लीज अपने कैमरास खोल लीजिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया, मैं रेंट में रहती हूँ। ये बहुत बड़ा वो होता है कि जिसके नाम का घर होता है वही, उसी पर प्रभाव आएगा, हम रह रहे हैं वहां नहीं आएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो जिस जगह पर रहता है उसी का प्रभाव उस पर आएगा। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मान लीजिए यहाँ पर गटर बंद हो गया है ना। ये मकान किसी और का है, यहाँ गटर बंद हो गया, यहाँ बदबू आ रही है। बदबू मुझे आएगी कि उस मकान मालिक को आएगी? बताइए, फटाफट बताइए। किसको आएगी बदबू? मुझे आएगी ना, क्योंकि मैं उस एनवायरमेंट में हूँ, है ना। तो जिस जगह आप रह रहे हैं, चाहे आप रेंट में रह रहे हैं चाहे आपका अपना घर है, उस वास्तु का इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, माधवी जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। राधे राधे मैम। मैम ये बताइए, हाँ, जैसे जितने जमीन में बना है उसका सेंटर लेना है कि जो पूरी जमीन है उसका सेंटर लेना है? आप कंस्ट्रक्टेड एरिया का लीजिए जितने में बना हुआ अच्छा। और है। जैसे SW का जो आप बोलते कि वो जो दरवाजा अच्छा नहीं बांधते हैं जो साउथ वाला, SW हाँ, वाला, तो वो हमारा आंगन में पड़ता है, तो आंगन वाला अशुभ मानेंगे क्या इसको? देखिए, दो तरीके की एंट्रेंस होती है। एक होती है जो बाहर की एंट्रेंस जैसे होती नॉर्थ है की ना। है, एक एंट्रेंस तो होती नॉर्थ की है। एक होती है हमारी मेन एंट्रेंस। आप एंट्रेंस को ऐसे समझिए, वो एंट्रेंस जो आपको घर के अंदर ला, हम्म। घर के अंदर का जो पहला कदम आपका रहता है वो आपकी एंट्रेंस है। और पीछे वाले का आंगन में जाने वाला नहीं देखते मैम? देखते हैं वो भी, लेकिन वो अलग वास्तु का एक प्रोसीजर है। लेकिन इजी वे में आपको बता रही हूँ, जो अभी आपको देखना है वो मेन देखना है। जो पहला कदम आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हो, एक होता है बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल अलग हाँ, होती है, एक होता है मेन। जैसे हमारे बंगले में है, जैसे तो एक तो मेन तो होता ही है जो कमरे के अंदर आते हैं, और एक होता है जो बाउंड्री, जो बगीचे के बाहर एक बड़ा बड़ा वाला जो हाँ, गेट लगता आप उसको मत देखिए, आप अपनी मेन एंट्रेंस को देखिए। है। ठीक है। तो किसका, जबकि एंटर वाले वास्तु गेट का में या उसको फिर भी जो रूम के देखा अंदर जाता है, आते हैं लेकिन उसके? यहाँ मत देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगी। हाँ, तो वहाँ खाली रूम में जो अंदर आते हैं वो? हाँ, जो पहला कदम आपके घर के अंदर आ रहा है, चाहे वो ड्राइंग रूम में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है। ठीक अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू है। मैम, यही पूछ। देखो, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपके सामने नक्शा है। ठीक है। हाँ हाँ इस जी। नक्शे में ये देखिए, ये है मेन एंट्रेंस। ये देखो, जी यहां से घुस के हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है। एक होता है बाउंड्री, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जी पकड़ बाउंड्री के। है। हाँ, एक गेट यहाँ पे बन रहा है जिस जहां से गाड़ियां हमारी अंदर आती हैं, है ना। जी जी ये जी बाउंड्री ये जी। बाउंड्री गेट होता है। ये एंट्रेंस, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसका भी होता है लेकिन इसका सबसे ज्यादा होता है। वो एनर्जी जो आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि आपके घर का मुंह है, मुंह जहां से आपका घर सांस ले रहा है। क्लियर? जी चलिए, जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। एक मिनट में स्लाइड लगा ली, स्लाइड निकल गई। हाँ जी, चलिए, ये हमारा क्लियर हो गया। हमें एक बात समझ में आ गई है कि हमेशा घर के सेंटर से ही हमें देखना है वास्तु को। इधर उधर कहीं भी डिग्री लगा के नहीं देखना। इधर उधर लगाओगे प्रॉब्लम में आओगे।
गलत डिग्री लगेगी, गलत जोन्स में जाओगे, गलत समझोगे। हमेशा घर के सेंटर से ही देखिए। चलिए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। ये 4 डायरेक्शंस सबको पता होती हैं। ये वाली शायद ही कोई होगा जिनको ये डायरेक्शंस पता ना हो। ये 4 डायरेक्शंस है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये पता है ना सबको, है ना? इसी को जब डिवाइड किया जाता है या इसी को ही जब पार्शल किया जाता है तो हमारी 4 डायरेक्शंस और निकल के आती है। ये ना मैं आपको उसमें बताती हूँ, यहाँ कंफ्यूजन हो रही थी, मैं लेके जाती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं स्लाइड चेंज करती हूँ। सॉरी। स्लाइड आ गई? थम्स अप दीजिए स्लाइड आ गई तो। थम्स अप दे दीजिए अगर स्लाइड आ गई है। स्लाइड आई है? प्लीज थम्स अप दीजिए। थैंक यू माधवी जी, नीति जी, थैंक यू। चलिए हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शंस हैं जो मेन वर्किंग में हमारी चलती हैं। ये 4 डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ 4 डायरेक्शंस। ये है हमारी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ये 4 डायरेक्शंस को जब सब डिवाइड किया जाता है तो हमारी 8 डायरेक्शंस निकल कर आती हैं। वो 8 डायरेक्शंस कौन सी निकल के आई हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमारी डायरेक्शन निकलती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो हमारी डायरेक्शन निकल के आई है वो आई है साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन निकल के आई है वो निकली है हमारी साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो हमारी डायरेक्शन निकल के आती है वो आती है नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से हमारी 8 डायरेक्शंस बनती हैं। इनके इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते, उसी हिसाब से ये डायरेक्शंस अपना अपना काम करती हैं। लेकिन हमें पता नहीं लग रहा होता ये अपना काम कर रही होती है। ऐसे ही जब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जब सब डायरेक्शन एक और आ जाती है तो वो बनाती है हमारी 2 डायरेक्शंस को और बना देती है वो। ये देखिए ये बन के आई है हमारे पास डायरेक्शन। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आती है हमारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अब और हम इसको डिवाइड करते हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। हम डिवाइड जब हम करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन निकल के आई है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसके पास ईस्ट का भी थोड़ा पार्ट है और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, क्योंकि ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का पार्ट है। अब ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो हम सब डायरेक्शंस जो निकालते हैं वो हमारी निकलती है ईस्ट साउथ ईस्ट, क्योंकि इसमें ईस्ट का भी पार्ट है और साउथ ईस्ट का भी पार्ट आता है। ये दोनों, क्योंकि ये बीच की डायरेक्शन है इसलिए ये निकल के आई हमारे पास ईस्ट साउथ ईस्ट। अब साउथ
और सॉरी साउथ ईस्ट और साउथ के बीच जो डायरेक्शन निकल के आई वो निकल के आई साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसने साउथ का भी पार्ट ले लिया है और साउथ ईस्ट का भी ले लिया है। ऐसे ही साउथ साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो निकल के आई वो निकल के आई साउथ साउथ वेस्ट। साउथ का भी पार्ट लिया है और साउथ वेस्ट का भी पार्ट लिया इसने। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच बीच की जो एक डायरेक्शन निकल के आई वो निकल के आई वेस्ट और साउथ वेस्ट। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन निकल के आई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही जब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में हमने सब डिवाइड करा तो वो निकल के आया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से सब डिवाइड करते हुए हमारे पास 16 डायरेक्शंस बन गई। पहले जो वैदिक वास्तु है, जो हमारा वैदिक वास्तु है वो 8 डायरेक्शंस पे वर्क करता है, लेकिन जो हमारा मॉडर्न वास्तु है वो 16 डायरेक्शंस पे वर्क करता है। हम जो बात करने वाले हैं वो मॉडर्न वास्तु की करने वाले हैं, यानी कि 16 डायरेक्शंस की हम बात करने वाले हैं। ये 16 डायरेक्शंस अपने अपने हिसाब से अपने अपने एट्रीब्यूट्स देती हैं। पहले के टाइम में जब हम रेडियो सुनते थे तो हमें उसको सेट करना पड़ता था। ऐसे ही होता था। प्लीज आप अपने खोल लीजिए, वीडियोस खोल लीजिए, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक जा रहा है। आप अपने वीडियोस खोलिए। जब हम रेडियो सेट करते थे, उनकी फ्रिक्वेंसी को सेट करते थे, तब वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर हमें उसका रिजल्ट देती थी। ऐसे ही होता था। वैसे ही ये जो 16 डायरेक्शंस हैं इनकी अपनी फ्रिक्वेंसीज होती हैं इन एनर्जीज की, उसके अकॉर्डिंग ये हमें अपना रिजल्ट देते हैं। और जब उन फ्रिक्वेंसीज में प्रॉब्लम आती है तो ये अपना रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। और जब ये अपना रिजल्ट देना बंद कर देते हैं तभी हमारे जीवन में उस पर्टिकुलर एरिया की जो एट्रीब्यूट्स है उसमें प्रॉब्लम दिखती है। वास्तु कभी भी किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए। जब आपको उस एट्रीब्यूट की प्रॉब्लम आ रही है तभी उसका इलाज करना चाहिए, तभी उसकी रेमेडी करनी चाहिए। कभी ये नहीं देखना चाहिए आज हमने रील में ये देख लिया तो ये रेमेडी कर लें, आज ये मेरा तो ये यहाँ खराब है, मेरा तो ये वहां खराब है। ऐसे नहीं करना चाहिए। बुखार हो तभी पैरासीटामोल खाओ, बुखार नहीं है किसी के कहने पर पैरासीटामोल नहीं खानी है। आप क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए अगर क्लियर है तो। थैंक यू जी, थैंक यू। हम कल जो हमारी क्लास होगी ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में कुछ कुछ चीजें आपको वास्तु की बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप अपना करने जाएं, जब आप अपने घर का वास्तु देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, एटलीस्ट गलत चीजें आप न करें। आपको पता होना चाहिए। अब किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिए। हाँ, हाँ जी बरखा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज तो है ही, आपका क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपने समझाया। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, हम मुंबई में रहते हैं एंड यहाँ पे हम अभी थोड़े फ्लैट्स देखने जा रहे हैं परचेजिंग के लिए। तो वहां पे हाँ, जो बिल्डर होते हैं, मतलब जब जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से तो गलत ही दिखते हैं, मतलब फ्लैट्स के वास्तु। लेकिन जो हम्म, बिल्डर होते हैं वो कहते हैं कि मुंबई एक आइलैंड है तो इसके ऊपर वास्तु का कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, तो आप बिना वास्तु के ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता। वास्तु का हर जगह, मैंने आपको इसीलिए वास्तु पुरुष की स्टोरी सुनाई थी। इस धरती पर जहां पर भी भूमि या भवन का निर्माण होता है या भूमि को यूज किया जाता है, वास्तु अपने आप वास्तु पुरुष आ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता।
अभी नेक्स्ट क्लास को मैं स्टार्ट करूंगी तो आपको बताऊंगी कि जब हम नया घर लेते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। जी मैम ठीक है, प्लीज, बिकॉज ये मैं बहुत क्लियर करूंगी। दिक्कत होती है फ्लैट्स लेने। एक तो यहाँ पे सब फ्लैट सिस्टम है, और कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कटा हुआ घर है, तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसे मतलब आगे बढ़े परचेजिंग के लिए। कॉस्मिक एनर्जीज को देखा जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल बताऊंगी कि नए घर के लिए क्या हमें देखना होता है, क्योंकि अभी और चीजें एक्सप्लेन करनी है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, माधवी जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हेलो मैम जी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि साउथ खुला नहीं रहना चाहिए, तो हाँ। हमारा जैसे नॉर्थ से बना हुआ है, नॉर्थ में तो मेरा गार्डन वार्डन है, पर साउथ में मेरा आंगन पड़ता है खुला हुआ, ऊपर आसमान दिखता है। तो हम्म। क्या उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी? नहीं, अगर आपको साउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, तो हमारा क्योंकि जैसे आपके बोलते हैं ना नॉर्थ, कि अर्निंग तो है, नहीं, अर्निंग तो आती साउथ है पर किस चीज सेविंग के नहीं लिए होती। माधवी जी, साउथ रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, ये हम इन क्लासों में पढ़ने वाले हैं। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगी, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि साउथ की आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अच्छा मैम, तब भी थैंक मैं यू। कह रही हूँ सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना है, अब हम हाँ रियल मैम, पढ़ने वाले हैं। कई बार तो मैम ये बोलते हैं कि जो चक्रा वाला होता है तो वो सही नहीं होता है, ग्रिड बना के जो बनाते हैं 9 ग्रिड का, उसमें करना चाहिए। तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, नहीं, किसको आप यकीन लोगों ने करें, कहीं किसको। नहीं जाना, आप लोगों ने घर के सेंटर से चीजों को देखना है। हो सकता नहीं है नहीं जिसको नहीं, आप साउथ, हाँ जी, वो नहीं, बोलिए जैसे जो बोलिए। आपने जैसे चक्रा रख के डिग्री वाइज बताएंगे ना आप। शक्ति चक्र, हाँ। हाँ, तो जैसे कई लोग बोलते हैं ना पूरा घर का रख के वो ग्रिड बनाते हैं, 9 ग्रिड का, 8 ग्रिड का, ऐसा बोलते हैं ना कि 9 ग्रिड का हाँ, घर वाले। 16 ग्रिड्स, हाँ वो हाँ, ये ग्रिड ही हाँ, दिखाई है आपको मैंने, ये देखिए, ये ग्रिड दिखाती हूँ आपको, ग्रिड्स, ग्रिड्स होती है ये ग्रिड ही है। ये देखिए, ये अभी मैंने दिखाया है ना, ये ग्रिड होती है, इस हाँ, ये तरीके से ग्रिड, लगा, हाँ इस ये तरह में। ग्रिड है। हम्म। हाँ, तो ये जैसे चक्र रखे ना आपने ऊपर। ये प्रोफेशनली करवाया जाता है, या जो हमारे कोर्सेज होते हैं पेड वाले, उसमें ये सारा सिखाया जाता है कि कैसे बनाना है। नहीं, तो ये लेकिन एक्यूरेट होता फिलहाल, है ये चक्र वाला? हाँ, एक्यूरेट होता है, लेकिन मैं आपको जिस मेथड से करा रही हूँ उस मेथड से आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक अच्छा। है, वही बड़ा बड़ा कंफ्यूजन रहता है हम लोग के लिए कि हम नहीं लोग किधर कंफ्यूज नहीं जाए। होना, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये कोर्स डेवलप हुआ है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, नीति जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। थैंक यू जी। मैम जैसे फ्लैट सिस्टम होता है उसमें तो लिफ्ट भी आती है बीच में, थोड़ा हाँ, साइड बिल्कुल। कॉर्नर कटा होता है कहीं से, तब सेंटर कैसे हाँ, लेंगे? देखिए, जो लिफ्ट होती है ना, नॉर्मली हमारे जो फ्लैट्स होते हैं उसमें लिफ्ट किसी एक की नहीं होती है ना, सबकी होती है, फर्स्ट फ्लोर हाँ वालों जी। की, सेकंड थर्ड, तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक हो जाती है। और जो मैम थोड़ा कटा एरिया होता है, कट एरिया की फिर रेमेडीज करवाई जाती है। तो वो ये भी तो जो कॉमन कट ही है, होता है ना सबका। एक्सटेंडेड है, ये सारा स्ट्रक्चरल में आता है, स्ट्रक्चरल वास्तु में। मैम वो भी तो सबका कॉमन होता है ना कि नीचे के फ्लोर से ऊपर तक पूरा कट होता है जैसे। लेकिन आप देखेंगे, एक को जो समस्या आ रही है वो दूसरे को नहीं आती। हाँ जी। है ना। चलिए, हाँ जी। आपको जब मैं ये चीजें करवाऊंगी ना तो आपको कुछ कुछ चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज आपको पूरा बेसिक बताया है कि कैसे वास्तु स्टार्ट हुआ, ताकि आप समझ पाए कि आप जो सीख रहे हैं वो सही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, कल से मैं जब डायरेक्शंस पर लेकर आऊंगी, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगी अपनी, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारे मिथ आपके क्लियर होंगे जो अभी तक रील्स देख देख के आपने बना रखे। क्लियर। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, ओके जी, दीपाली जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर मैम। थैंक यू।
सेम मैम टू थैंक यू। यू सो मच, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपकी मनी एंड करियर वास्तु एंड अरोमा वास्तु की मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। तो आज अच्छा आप जब पढ़ा रहे थे तो वो सारा रिवाइज हो रहा था मेरा। अच्छा। मैम मेरे डाउट्स इससे पहले जो मैम ने पूछा है उससे क्लियर हो गया, इसलिए क्योंकि हाथ रेस था तो मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट आपको विश कर दूं। हाँ, और थैंक यू जी, थैंक यू। और मैम आप आगे क्लास इसका हमारा लेंगे क्या? वास्तु के कोर्स आने वाला है क्या? आएंगे आएंगे, आगे प्लानिंग चल रही है, आएंगे। हम्म। अभी ये वाला तो पहले फ्री वाला पढ़िए अच्छे से, क्योंकि यस मैम। इसमें ही बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इसी के अंदर ही। बाकी तो यस फिर मैम। जिन्होंने प्रोफेशनली या और आगे करना है वो फिर कोर्सेज करेंगे अपने, है ना। ठीक है मैम। ठीक है। चलिए। थैंक यू मैम, वेट कर रही हूँ मैम आपके कोर्स का। हाँ, थैंक यू जी, आ जाएगा। थैंक यू मैम। ओके जी। चलिए, आज हमने वास्तु की बहुत सारी चीजें जानी। वास्तु क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा बिलीव बनता है वास्तु में। कल की जो हमारी क्लास होगी वो मेन स्टार्ट होगी, जिसमें मैं सारे आपको 16 जोन्स के एट्रीब्यूट्स बताऊंगी कि कौन सा जोन हमें क्या दे रहा है, जब वहां पर गड़बड़ होती है तो क्या हमें प्रॉब्लम आती है। सेकंड, हमारे रिलेशंस भी इससे जुड़े हुए हैं। अगर आपकी किसी से बन नहीं रही है, किसी को के साथ खटपट चल रही है, उसका भी कारण वास्तु हो सकता है। ये सारी डिटेलिंग हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल इसको सारा समझने वाले हैं, तो आप लोग जो है बने रहिएगा। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल। तब तक थैंक के यू लिए मैम। ओम थैंक यू शांति। मैम। ओम शांति। थैंक यू।